हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन के अंतर्गत जो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया, जिसके चरण अपन ने पढ़ लिए हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्र है, दोनों को जोड़ने वाली योजक अभिक्रिया है और ईटीएस है। तो अब जो अंतिम टॉपिक है इसका वो है अपना एनर्जी शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इन सभी चरणों के अंतर्गत जो अपने को डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं वो, और रिड्यूसिंग पावर के रूप में FADH2 NADH2 जितने भी अपने को जो अणु मिलते हैं उनका ETS के दौरान होने वाला जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उसके पश्चात हमें कितने ATP और किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनर्जी शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत तीन मैंने एक टेबल बनाई है, जिसमें पहला जो कॉलम है वो है स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि उसके चरण। दूसरा है डायरेक्ट एटीपी यानी कि प्रत्यक्ष एटीपी हमें कितने प्राप्त होते हैं वो, और बाद में है NADH2 और FADH2 के रूप में हमें कितने अणु प्राप्त होते हैं, और उनसे बाद में ETS के दौरान कितने ATP बनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर आता है ग्लाइकोलाइसिस। चूँकि आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होने वाली ये जो प्रोसेस है वो केवल एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कॉमन होती है, यानी कि सेम होती है दोनों में। और यहाँ ग्लूकोज का जो एक अणु है वो 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं में टूटता है, और यहाँ अगर अपन देखें तो अपने को टोटल मिला करके डायरेक्ट एटीपी जो हैं वो 4 मिलते हैं, लेकिन उनमें से 2 यूज़ भी होते हैं शुरुआत में फॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत। तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है अपना 2 ATP। इसके साथ साथ यहाँ जब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब अपने को यहाँ NADH2 मिलता है। और NADH2 के हमें कितने अणु मिलते हैं, 2 NADH2। इसी प्रकार से पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की योजक अभिक्रिया कहलाती है, उस समय जब एक पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए के एक अणु में परिवर्तित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और साथ ही साथ NADH2 के एक अणु का निर्माण होता है। डायरेक्ट एटीपी हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं नील। लेकिन यहाँ एक पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटाइल को एंजाइम ए के एक अणु में परिवर्तन पर एक NADH2 मिलता है। चूँकि ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। इसलिए यहाँ पर जब दोनों अणुओं का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ हमें कितने NADH2 मिलते हैं, टोटल 2 NADH2। अब बात आती है क्रेब्स साइकिल की। तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, तो ये तो होता है एक अणु, ये होते हैं 2 × 3 कार्बन, और यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और उसके बाद में बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए, और इसके होते हैं 2 × 2C यानी कि 2 अणु। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्रेब्स साइकिल में एक बार में कार्बन एसिटाइल को एंजाइम का एक अणु ही एंटर करता है, तो यहाँ जब दोनों अणु एक साथ एंटर करेंगे तो एक अणु एंटर करता है तब हमें मिलता है 1 ATP, यानी कि क्रेब्स साइकिल का एक चक्र पूरा होता है तब मिलता है 1 ATP, जो कि एक्चुअल में GTP की फॉर्म में हमें मिलता है। पीछे अपन ने क्रेब्स साइकिल के दौरान पढ़ा था, जब सक्सिनेल को एंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब ये बनता है। तो जब 2 साइकिल पूरे होते हैं तब कितने मिलेंगे अपने को, 2 ATP। अब बात आती है NADH2 की। तो एक साइकिल के दौरान हमें 3 NADH2 मिलते हैं, जब 2 कंप्लीट होंगे तो 6 NADH2 और 1 FADH2। तो 2 साइकिल के दौरान कितने होंगे, 2 FADH2। ये टोटल मिला करके हमें एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब यदि इनका बिन टोटल करें तो डायरेक्ट ATP कितने हो गए, 4 ATP। अब ये जो हैं NADH2 हुआ, ये NADH2 हुआ, ये NADH2 हुआ और ये FADH2 हुआ, तो 2 और 2 4 और 6 10 तो हो गए अपने पास NADH2। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 NADH2, और 2 हो गए अपने पास FADH2। जब ये एंटर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वहाँ इनका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एक NADH2 के मॉलिक्यूल द्वारा 3 ATP प्राप्त होते हैं, जबकि एक FADH2 के मॉलिक्यूल द्वारा 2 ATP प्राप्त होते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें तो जो 10 NADH2 हैं वो 10 × 3 यानी कि 30 ATP बनाएगा, और जो 2 FADH2 हैं वो 2 × 2 यानी कि 4 ATP बनाएगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो डायरेक्ट ATP जो हैं वो अपने को मिलते हैं
4 ATP, और जो इनडायरेक्टली जो कि ऑक्सीडेशन से हमें लास्ट में मिलते हैं 30 और 4 34 ATP। तो यहाँ हम लिखते हैं 34 ATP। तो टोटल मिला करके हमें कितने ATP प्राप्त होते हैं? 38 ATP। तो आप याद रखें, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर, यानी कि पूर्ण ऑक्सीडेशन पर एनर्जी कितनी मिलती है? 38 ATP। ये आप याद रखें। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है शटल सिस्टम्स। शटल सिस्टम्स क्या हैं कि जैसे अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, जैसे कि ये पहला जो चरण है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हमें 2 तो डायरेक्ट ATP मिलते हैं जो कि डायरेक्टली यूज आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनकी। लेकिन ये जो दोनों NADH2 हैं जिनको अपन ने 2 और 2 4 और 6 10 करके यहाँ लिखा है, ये आगे जा कर के ETS में जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जब NADH2 हैं, ये जब ETS में जाएंगे तो ETS कहाँ कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और साथ में इनर मेम्ब्रेन और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इन तीनों जगहों पे कंप्लीट होता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले ये जो NADH2 हैं, चूँकि अब ग्लाइकोलाइसिस खुद कहाँ कंप्लीट होता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब एंटर करते हैं तो उनके लिए एंटर करने के लिए पर्टिकुलर पाथवे या एक रास्ता, जिसे हम कह सकते हैं पथ, पाए जाते हैं जो कि एक्चुअल में कहलाते हैं शटल सिस्टम। यहाँ कैरियर के रूप में इन्हें, इनके द्वारा जो मुक्त होने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनको ले जाने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जो शटल सिस्टम्स हैं वास्तव में क्या हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके दौरान जो कि कंप्लीट होता है कहाँ? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस के बनने के दौरान जो NADH2 बनते हैं, कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और उस दौरान ये शटल सिस्टम यहाँ पर काम में आते हैं। तो जो शटल सिस्टम्स हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम्स आर अवेलेबल इन माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें अगर अपन बात करें तो जो पहला शटल सिस्टम है वो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। जबकि जो दूसरा शटल सिस्टम है वो होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम की। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। ये सेल की बाउंड्री है जिसको आप सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इन कंसर्न ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के रूप में शो कर सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इन दोनों के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये इनर जो मेम्ब्रेन है उसकी अंगुली नुमा जो प्रोजेक्शंस हैं या जो प्रवर्ध हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये है आपका मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया हालांकि खुद साइटोप्लाज्म का भाग है, लेकिन जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में द्रवित यानी कि जो तरल पदार्थ या द्रव भरा रहता है जो कि साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है वहाँ कंप्लीट होती है। तो यहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म का पार्ट है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन यहाँ ये कंप्लीट होती है और यहीं मान लीजिए बनते हैं NADH2। अब ये NADH2 डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करते हुए मैट्रिक्स में अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो यहाँ ये ऑक्सीडाइज होते हैं और कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में और रिलीज होता है 2H+। अब ये 2H+ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ एंटर कर गए? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करते हैं, इनको ग्रहण करने के लिए अवेलेबल होता है FAD+, और जो प्रोडक्ट बनता है एट लास्ट वो बनता है FADH2। तो यहाँ आपने देखा
ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला एक NADH2 जब अंदर जाता है तो एक FADH2 बन कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जब दूसरा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ये 2 OH प्लस दोबारा जाएंगे, दोबारा FAD के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और टोटल मिलकर के 2 FADH2 अणुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले जब दोनों NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू, कौन से शटल सिस्टम के थ्रू, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, तो उनके जो प्रोटॉन्स हैं उनको ग्रहण किया जाता है FAD के द्वारा और FADH2 के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु निर्मित होते हैं। अब ये दोनों FADH2 जब ETS में एंटर करेंगे तो चूंकि अपन ने पीछे पढ़ा है 1 FADH2 जब विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे होकर के निकलता है, तो 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटॉन के 2 जोड़े PMS में ट्रांसफ़र करता है। जब ये PMS से वापस F0 F1 पार्टिकल से अंदर घुसते हैं तो एक जोड़ा एक ATP बनाता है। तो 2 जोड़े कितने बनाएंगे, 2 ATP बनाएंगे। तो एक FADH2 से हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP। तो यहाँ ये 2 FADH2 जब ETS में एंटर करेंगे और इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये यहाँ हमें टोटल मिला करके 4 ATP का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसी तरह से अब दूसरा जो सिस्टम है शटल सिस्टम, वो है मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। तो जो मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है, यहाँ भी वही प्रोसेस है। ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री है सेल की। यहाँ ये ग्लाइकोलाइसिस की साइट यानी कि साइटोप्लाज्म है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये क्रिस्टी, और ये अंदर की तरफ आपका मैट्रिक्स। यहाँ वही प्रोसेस NADH2 निर्मित होता है। अब एक बार में एक NADH2 की अपन बात करें तो ये ऑक्सीडाइज होकर के NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ रिलीज करेगा। अब ये जो 2H+ हैं ये यहाँ इस बार मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू MAS के थ्रू एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ख़ास बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले जो NADH2 हैं, इनके जब प्रोटॉन एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एनर्जी का यहाँ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी कि एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या होती है, यूज़ होती है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों ही शटल सिस्टम में। अब ये जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं तो ये एंटर हो गए, मैट्रिक्स में पहुँच गए। अब मैट्रिक्स में पहुँचने के बाद इस बार इनको ग्रहण करने के लिए अवेलेबल होते हैं NAD+, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, NADH2 में। तो जब एक अणु आएगा इस तरह से तो 2H+ अंदर जाएंगे। इसी तरह से जब दूसरा आएगा तो दूसरा 2H+ जाएंगे, वो इसके NAD के द्वारा ग्रहण होंगे, फिर NADH2 बनेगा। तो टोटल मिला करके लास्ट में कितने NADH2 बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे। अब ये दोनों NADH2 ETS में एंटर करेंगे और वहाँ जा कर के हमें पता है कि एक NADH2 का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो प्रोटॉन के 3 जोड़े, कितने जोड़े, 3 जोड़े PMS में सेंटर मतलब एक्सपोर्ट करता है या बाहर भेजता है। और जब ये तीनों जोड़े F0 F1 कॉम्प्लेक्स यानी कि जो 5th कॉम्प्लेक्स है उससे जब वापस अंदर आते हैं तो हर एक जोड़ा एक ATP बनाता है। तो 3 जोड़े कितने बनाएंगे, 3 ATP बनाएंगे। तो एक NADH2 से हमें कितने मिले, 3 ATP। तो यहाँ टोटल मिला करके हमें कितने ATP मिलेंगे, 2 NADH2 से कितने मिलेंगे, गुणा कर देते हैं इसको 2 से, इसको भी गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। तो टोटल मिला करके हमें कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम यानी कि GPS की तुलना में मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम यानी कि MAS की जो दक्षता है या जो हम कह सकते हैं उपयोगिता, वो क्या है, ज़्यादा है। अर्थात यहाँ हमें केवल 4 ATP मिलते हैं जबकि यहाँ हमें 6 ATP मिलते हैं। और यही कारण है कि जब NADH2, कौन से, ग्लाइकोलाइसिस वाले, जब NADH2, अच्छा पीछे अपन ने कितने पढ़े, 38 ATP, 38 में से जो यानी कि टोटल मिला करके अपन यहाँ इसको दोबारा देख सकते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हमने अभी पढ़ा कि 2, 2, 4 और 6 10 NADH2 हैं। 10 NADH2 में से 2 NADH2 कौन से हैं, ये वाले। तो ये 2 NADH2 यानी कि इसका अगर अपन जोड़ें तो ये कितने हो गए, 6।
इसका यदि अपन जोड़ें तो ये कितने हो गए 18, इसका अपन जोड़ें तो कितने हो गए 4, और ये डायरेक्ट ATP 4, तो 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32, यानी कि 32 ATP तो कन्फर्म है। बात आती है इन दो NADH2 की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यानी कि 32 ATP तो हमें मिलने ही मिलने हैं, लेकिन बात आती है इन NADH2 की जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और जो मैट्रिक्स में एंटर करने के लिए इन दोनों पथों का उपयोग करते हैं। तो यदि वो इधर से होते हुए आता है तो 32 ATP में कितने ATP जुड़ेंगे 4, यानी कि अगर यहाँ से होकर के आते हैं तब हमें मिलते हैं कितने ATP 36 ATP, और जब ये इस रास्ते से होकर के आता है तो 32 में कितने जुड़ेंगे 6, टोटल मिलाकर के कितने होंगे 38 ATP। इसलिए मिलेट एस्पार्टेट जो शटल सिस्टम है इज़ मोर एफिशिएंट देन ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। ये जो शटल सिस्टम है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये कई बार पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको अच्छे से समझें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्वेरी है अगर कोई क्वेश्चन की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली या ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो इसके जो अन्य पथ हैं श्वसन के, पार्श्व पथ जिनको हम कह सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।